आप सभी का एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर थे कल, जहां पर उन्होंने एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दीपावली का, क्योंकि कल पर्व था, और दीपावली उन्होंने देश के जवानों के साथ मनाई। और इस दौरान और किस तरीके की बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, वो आपको दिखाएंगे अगले एक घंटे में। और इसके साथ ही तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। और इस अगले एक घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का केंद्रीय गृह मंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। उससे जुड़ी तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे। इसके अलावा खबरें चुनावी महासंग्राम से भी जुड़ी होंगी। जी हां, झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव का जो सियासी रण है वो लगातार गर्माता जा रहा है। और इसके साथ खबरें होंगी आज, क्योंकि दीपावली का मौका कल भी था और आज भी है, तो आज शेयर बाजार में होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। आपको बताएंगे कि कौन सा है वो मुहूर्त का समय। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों की खबरों का भी रुख करेंगे, संवाददाताओं से लेंगे अपडेट। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की अहम सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी का जवानों के साथ दिवाली मनाने का सिलसिला जारी। इस बार कच्छ में मनाया दीपोत्सव। कहा देश को अपनी सेनाओं के संकल्प पर भरोसा। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। 38 सीटों पर 20 नवंबर को होगा मतदान। महाराष्ट्र में 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 पर्चे रद्द। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों का करेंगे उद्घाटन। 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उतरे इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। खेतों में काम कर रहे 7 लोगों की मौत। आईडीएफ ने जिम्मेदारी ली। और खेल की खबरों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज से मुंबई में। न्यूजीलैंड की टीम 2 मैच जीतकर पहले ही सीरीज पर कर चुकी है कब्जा। और इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसे जारी रखते हुए इस बार दीपावली का त्योहार पीएम ने कच्छ में मनाया। राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कच्छ पहुंचे। बिल्कुल, जहां पर देश की सीमा की दुश्मनों से रक्षा करने वाले जवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिठाई खिलाई और जवानों के साथ दिवाली मनाई। क्या कुछ तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं, वो आपको दिखाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। दिवाली पर प्रधानमंत्री जवानों के बीच पहुंचे तो गुजरात के कच्छ में नजारा कुछ ऐसा था। पीएम ने जवानों को त्योहार की शुभकामनाएं दी और 140 करोड़ देशवासियों के कृतज्ञ भाव और आभार का संदेश भी। देश के जाबाजों के साथ दीपावली मनाने का आनंद ही कुछ और होता है। और मैंने तो अनुभव किया है, सालों से मैं करता आया हूं और मैं हमेशा देखता हूं कि जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए पीएम ने इस बार की दिवाली को खास बताया। वीर जवानों की अटल इच्छा शक्ति, अथाह शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा को पीएम ने सुरक्षा और शांति की गारंटी कहा। पीएम ने जवानों से कहा कि जब आप जोश में दहाड़ते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती।
एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सर क्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। पीएम ने अपने संबोधन में रक्षा क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के अधिक उपयोग, सीमावर्ती गांवों का विकास, सीडीएस की नियुक्ति और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय जैसे प्रयासों को गिनाया, जिनसे देश रक्षा क्षेत्र में मजबूत हुआ है। रक्षा निर्माण में आई तेजी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि देश अब इस क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बन रहा है। आज विक्रांत जैसा मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर देश के पास है। आज भारत में अपनी सबमरीन बनाई जा रही है। आज हमारा तेजस फाइटर प्लेन वायुसेना की ताकत बन रहा है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। देश की कमान संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री हर बार जवानों के बीच दिवाली मनाते रहे हैं। इस बार बीएसएफ, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों का त्योहार पीएम की मौजूदगी ने यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए इसी के साथ अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की। जी हां, दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है और इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र भरा है। साथ ही आपको बता दें कि दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। अब दिवाली के बाद झारखंड में स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। और इसी के साथ दीपोत्सव के बाद झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए सभी दलों के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगना भी अब शुरू हो चुका है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भी तूफानी दौरे का कार्यक्रम है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का सबसे अहम स्थान है। मतदाता ही इस व्यवस्था में भाग्य विधाता होते हैं। ऐसे में इस भाग्य विधाता पर हर दल की नजर है। स्टार प्रचारकों के सहारे प्रत्याशी भी अपने भाग्य विधाताओं के दिल में घर बनाकर भाग्य चमकाना चाहते हैं, जिसको लेकर अब झारखंड में रैलियों और महारैलियों का दौर शुरू होने वाला है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने के बाद अब स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा शुरू हो रहा है। झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को पीएम चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सभाओं के जरिए झारखंड में एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। श्री शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 3 नवंबर को घाटशिला, सिमरिया और बड़कट्ठा में चुनावी हुंकार भरेंगे। गृह मंत्री जी का कार्यक्रम घाटशिला में है, फिर और 3 जगह में है। एनडीए के साथ साथ इंडी गठबंधन भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की सभा होगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद के तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभालेंगे। आसू पार्टी, जदयू, लोजपा और वामदल भी प्रचार में अपना दम दिखाएंगे। चुनावी तस्वीर साफ होने के बाद सभी दलों के स्टार प्रचारकों का अब झारखंड में तूफानी चुनावी दौरा शुरू होने वाला है। दीपोत्सव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी झारखंड आकर हुंकार भरेंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार।
तो अब दीपावली के बाद शुरू होगा झारखंड में चुनावी प्रचार का सिलसिला। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दल चाहेंगे कि वो चुनावी हुंकार भरें और रांची से सोमेश पटेल जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा रुख करते हैं सोमेश का। सोमेश, अब बारी आ चुकी है चुनावी हुंकार भरने की, यानी कि उन मुद्दों को सामने लाने की जिस पर आधारित होगा जनादेश। दोनों ही दल तैयार नजर आ रहे हैं। 4 नवंबर की बात की जाए तो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाईबासा और गढ़वा क्षेत्रों से होने वाली है। किन किन मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने रख सकते हैं, क्योंकि 2019 के बाद 2024 का जो ये चुनाव है अपने आप में कई राजनीतिक समीकरण लेकर आया है। जी जरूर, मैं आपको बताना चाहूंगा झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव होना है और पहले चरण का जो मतदान होगा 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा और दूसरे चरण का जो मतदान होना है 20 नवंबर को 38 सीटों पर होगा। दूसरी तरफ मैं बात करूं कि झारखंड का जो विधानसभा चुनाव होना है, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। चाहे बीजेपी की मैं बात करूं, बीजेपी यहाँ पर बांग्लादेश घुसपैठ मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता के बीच जा रही है। और दूसरी तरफ झारखंड की जो मुक्ति मोर्चा सरकार है, माने महागठबंधन की सरकार है, वो यहाँ पर 5 साल पे हुए विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ पर चुनाव मैदान पे है। मैं दूसरी तरफ आपको बात करूं कि 2019 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था, कहते हैं कि झारखंड में अगर किसी को भी सत्ता हासिल करनी होती है तो कुल्हान का रुख करना पड़ता है। माने इस बार जो 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी भी दांव प्रतिष्ठा यहाँ पर लगी है। कुल्हान के इलाकों में 2019 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था तो यहाँ पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसको यहाँ पर 10 सीट मिले थे और कांग्रेस को 30 सीट मिले थे। माने बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिले थे। उसी तरह से अब जब पहले चरण का मतदान होना है 13 नवंबर को, जिसे लेकर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों को यहाँ पर लगातार दौरा करने के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में चुनावी शंखनाद करेंगे। माने वो इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री का दौरा होगा। उसी तरह से केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम स्टार प्रचारक पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम उनके भी नेता यहां पर दौरे पर रहेंगे। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार है उनकी तरफ से भी स्टार प्रचारक है, इसमें हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, तमाम ये भी लोग यहाँ पर चुनावी दौरा करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं मुद्दा की बात करूं, झारखंड में केवल एक ही मुद्दा है बांग्लादेश घुसपैठ का। चाहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा हो, इन्होंने लगातार पिछले कई महीनों से यहाँ पर कैंप लगाए हुए बैठे हैं और तमाम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर लगातार इस मुद्दे को लेकर ग्राउंड पर जा रहे हैं। और साफ तौर पे असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्व शर्मा, उन्होंने कहा है कि झारखंड में अगर एनडीए की सरकार आती है तो एनआरसी लागू किया जाएगा। जो भी राज्य में बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने भी कहा है कि राज्य में रोटी माटी को बचाना है। तमाम जो राज्य में पिछले 5 सालों में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा है, तमाम इन मुद्दों को लेकर बीजेपी यहाँ पर लगातार मुखर होकर जनता के बीच जा रही है और तमाम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाके और अपना वोट जी सोमेश, अगर देखा जाए तो आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की भी आज अंतिम तारीख है, तो ऐसे में क्या अभी तक कोई नाम निकलकर सामने आया नामांकन वापसी को लेकर? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी के अलावा जो तमाम अन्य पार्टी हैं वो किस तरीके से चुनाव को धार देती हुई नजर आएंगी अब से? जी जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। अभी कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग से स्पष्ट हो पाएगा दोपहर में कि कितने लोगों की नाम वापसी हुई है। और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है, माने कुल मिलाकर यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला है एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। राज्य में 4 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, 2005, 2009, 2015 और 2019। माने कुल मिला के जो भी झारखंड में जिसकी भी सरकार बनी है तो कोई अपने दम पे, माने कुल मिला के मैं कहूँ तो सहयोगी के बलबूते यहाँ पर सरकार बनी है। विधानसभा चुनाव में 9 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का अंतर केवल 5000 का था। कुल मिला के माने ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की जो सरकार है, तमाम मुद्दों को लेकर 5 साल में हुए विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो 5 साल में हमने जो विकास किया है ये अहम मुद्दे हैं।
दूसरी तरफ जब 23 नवंबर को जो मतगणना होगी, रिजल्ट आएंगे, इसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर में जनता का जनादेश किसे मिला है और राज्य में किसकी सरकार बनी है। बिल्कुल, फिलहाल जनता के जनादेश का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है और उससे पहले 2 चरणों में ये मतदान होना है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुमेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो कल दिवाली का ये पर्व था और उसके बाद अब कहीं ना कहीं चुनाव में और धार दी जाएगी तमाम पार्टियों की तरफ से झारखंड की अगर हम बात करें तो। लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों की। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और झारखंड के बाद अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों के लिए दाखिल किए गए 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 नामांकन विभिन्न गलतियों की वजह से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 7,073 नामांकन वैध घोषित किए गए हैं। यह जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी ने दी है। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर थी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है। मतदान एक ही चरण में यानी 20 नवंबर को होंगे और उसके बाद में मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार राज्य में 9,70,25,119 मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने साथ ही बताया है कि 5,22,739 पुरुष मतदाता, 4,69,96,279 महिला मतदाता और 6,101 तृतीय पक्ष मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा मतदाता पुणे जिले में 88,49,590 मतदाता पंजीकृत हैं। तो आपको बता दें कि इसी के साथ सीधा रुख कर लेते इस वक्त हमारे सहयोगी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से, धीरज कुमार। सीधा उनका रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। धीरज, जिस तरीके से देखा जाए तो करीब 921 नामांकन जो हैं वो रद्द किए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन 921 में कोई प्रमुख नाम भी शामिल हुआ है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर हम पुणे शहर की बात कर लें, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर लें, तो पश्चिम महाराष्ट्र में कल हमने शाम में देखा कि किस तरीके से यहाँ के लोगों ने ज़ोर शोर से दीपावली का पर्व मनाया। लोगों में काफ़ी उत्साह था। दूसरी तरफ चुनाव है और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुणे के लोग हैं या पश्चिमी महाराष्ट्र के लोग हैं वो इस सीजन को, दीपावली को 5 दिनों तक मनाते हैं। ये कहा जा सकता है कि पूरे रविवार तक यहाँ छुट्टी है। जो यहाँ के जो स्टूडेंट, जो बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं वो अपने गांव में हैं। जो स्थानीय लोग भी पूजा पाठ में मगन हैं। आज महालक्ष्मी पूजा है। आज ही हमारी कई लोगों से सुबह में बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो खास करके इस इलाके में जो चुनावी प्रचार को तभी धार मिलेगा जबकि जो उनका फेस्टिव सीजन मतलब रविवार तक का जो समय बीतेगा, क्योंकि अभी किसी तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ कोई बड़ी रैली हो रही है या कोई जोर शोर से यहाँ प्रचार का कोई सिलसिला चल रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे की पूरी यहाँ के जो लोग हैं वो अभी जो दीपावली का जो उनका महत्वपूर्ण पर्व है, यहाँ कारोबारी रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, तो व्यापारी किस तरीके से महापर्व को मनाते हैं हम लोग भली भांति समझते हैं, तो उसमें वो मगन है। और जो सबसे बड़ी बात जो आपने कहा है कि नामांकन वैध होने की, तो कई ऐसे जो उम्मीदवार थे जिन्होंने आखिरी समय में जिनका पर्चा भरा और इस क्षेत्र में यह भी देखा गया कि अंतिम समय में जो नामांकन के जो पर्चे हैं वो हेलीकॉप्टर से भेजे गए ताकि लोग जो है ताकि उम्मीदवार अपना नामांकन कर पाए।
और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल यहाँ पर यही है कि 4 तारीख को यहाँ नामांकन वापसी का दिन है। तो 4 नवंबर तक दोनों राजनीतिक दलों को इंतजार है कि कितने नाम वापस लिए जाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सूत्रों की तरफ से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, चाहे महायुति की बात कर लें या महाविकास अघाड़ी की बात कर लें, तो दोनों दलों के बीच में दोनों जो महागठबंधन है, इन दोनों महागठबंधन में काफ़ी संख्या में जो उम्मीदवार हैं वो बागी के रूप में उतरे हैं। और जो 55 जो उम्मीदवार हैं वो महायुति की तरफ से जो कि बागी के तौर पर उतरे हैं। और महाविकास अघाड़ी की ही अगर हम बात कर लेते हैं तो 52 जो कैंडिडेट हैं वो बागी के रूप में मैदान में उतरे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो दोनों दलों की ये महत्वपूर्ण बात है कि अभी वो चुनाव प्रचार को छोड़कर इस बात उनको मनाने के लिए जुटे हैं कि वो किसी तरीके से बैठ जाएं, वो किसी तरीके से व्यवधान ना डालें, क्योंकि सबको पता है कि बागी उम्मीदवार जबकि उनके खिलाफ में खड़ा होगा तो उन्हें चुनाव जीतने में दिक्कत होगी या उनका जो उनके वोटों में बंटवारा होगा। तो सबसे बड़ी जो कोशिश है, सबसे बड़ी कवायद जो राजनीतिक दलों की चल रही है वो इस बात के लिए चल रही है कि उन्हें मनाया जाए और उनको किसी तरीके से ये समझाया जाए कि अगर आप बागी बनकर चुनावी मैदान में आते हैं तो हमें नुकसान इसका होगा। जी धीरज, इससे पहले हम झारखंड का चुनावी प्रचार के बारे में भी बात कर रहे थे, क्योंकि आज नवंबर का महीना शुरू हो गया और 20 नवंबर को 288 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। ऐसे में यहाँ महाराष्ट्र में कब चुनावी प्रचार शुरू होने जा रहा है? देखिए, चुनावी प्रचार जो सोमवार से यहाँ का चुनावी प्रचार तेज, ऐसे हम कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उनके लिए तो अभी सबसे बड़ा पर्व जो है वो चुनाव प्रचार ही है, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। तो सबसे बड़ी कोशिश तो मतदाताओं की, चाहे मतदाता भले ही दीपावली मना रहे हैं तो दीपावली में किस तरीके से अपने लोगों को गिफ्ट देकर उन्हें रिझाया जाता है, उनको समझाया जाता है या ये कहा जाता है कि हम आपके कितने खास हैं। तो एक गिफ्ट का जो प्रचलन होता है वो सभी समाज में होता है, हमारे और आपके सभी समाज में होता है कि हम एक दूसरे के बीच मिठाइयाँ बांटते हैं या एक तरीके का संदेश देते हैं। तो अभी जो स्थानीय जो विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने घर के आसपास के उनके जो लोकल, उनके जो मतदाता कार्यकर्ता हैं उनके बीच जुड़े रहना चाहते हैं और उन मतदाताओं में के बीच में जाकर वो जो आदान प्रदान की जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि हम एक दूसरे घर मिठाई लेकर जाते हैं या और फिर वहाँ से हमें कुछ संदेश मिलता है, तो एक खुशियों का जो त्यौहार होता है उसको खुशी के रूप में बांटने की जब भी कोशिश चल रही है। इसके बाद एक और कोशिश है कि जो लोगों को मनाया जाए, जो हमसे रूठे हैं उनको दिवाली के संदेश के जरिए मनाया जाए, महालक्ष्मी पूजन के संदेश के जरिए मनाया जाए और उसको अपने घरों तक बुलाया जाए या इसी संदेश के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जाए। जो सबसे बड़ी चुनौती अभी महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं कि यही है कि जो चुनावी प्रचार का जो धार है वो सोमवार से शुरू होगा, जबकि ये जो फेस्टिवल का जो ये सीजन है ये खत्म हो जाएगा। जो लोग गांव चले गए हैं उस पर भी उम्मीदवारों की नज़र है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भले अपने गांव चले गए हैं लेकिन उनका मतदाता सूची में उनका नाम है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जबकि सोमवार का दिन आएगा, अगले 3 से 4 दिनों में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो चुनाव प्रचार जो होंगे वो चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। धीरज, इन तमाम जानकारियों के साथ धीरज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड और महाराष्ट्र हम दोनों ही जगह देख रहे हैं कि राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज होती जा रही है। नामांकन की प्रक्रिया जहां जहां पूरी हो रही है वहीं अब चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे स्टार प्रचारक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी महाराष्ट्र यात्रा को लेकर उन पर हमला बोला है। बिल्कुल, इस दौरान शेलार ने आरक्षण पर राहुल की विवादित टिप्पणियों के लिए माफी मांगने को कहा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी जी चैत्य भूमि जाकर परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से नाक रगड़कर वहां पर माफी मांगे। आरक्षण स्क्रैप करने की बात उन्होंने की है, तो आरक्षण स्क्रैप करने का अधिकार उनको दिया किसने है? ये कांग्रेस के आकाओं ने आरक्षण नहीं दिया है। यह आरक्षण परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है और संविधान के चलते इस आरक्षण को मैं स्क्रैप कर दूंगा, यह अधिकार राहुल गांधी जी को किसने दिया? और इसके लिए वो अगर मुंबई या महाराष्ट्र में आ रहे हैं, हम उनको सवाल खड़ा करेंगे, उनसे सवाल का जवाब मांगेंगे।
आप बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान के विरोध में और आरक्षण के विरोध में आपका बयान क्यों है? आप माफी मांगे महाराष्ट्र से। कांग्रेस की भूमिका क्या है राहुल गांधी जी बताएं महाराष्ट्र में आकर, और उद्धव ठाकरे जी उनको सवाल पूछे। और वहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा के कद्दावर नेता और नगरोटा से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का गुरुवार की रात निधन हो गया है। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। जम्मू कश्मीर की सियासत में देवेंद्र राणा बड़ा नाम थे। उन्होंने घाटी में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नगरोटा सीट से बीजेपी के टिकट पर बम्पर जीत हासिल की थी। देवेंद्र सिंह राणा की मृत्यु की खबर मिलते ही उनके भाई केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके आवास पर पहुंचे। और अब खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे से लेकर। गुजरात के अहमदाबाद के पिराना में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कचरा संग्रह स्थल पर कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। यह संयंत्र 375 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और इसमें 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि इस परियोजना से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षणों में अहमदाबाद की जो रैंकिंग है उसमें भी सुधार की उम्मीद है, जिससे पिराना लैंडफिल में कचरे की जो समस्या का समाधान करने में भी मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी की दिशा में अहमदाबाद का ये कदम भारत के अन्य शहरी केंद्रों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन दोनों को प्रोत्साहित जिससे किया जा सकेगा। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा शेयर बाजार को लेकर। जी हाँ, भारतीय शेयर मार्केट में दिवाली के मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है और इस अवसर पर ही स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर आज शाम 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग पर प्री ओपनिंग सेशन शाम 5:45 से शाम 6 बजे तक होगा, यानी कि 15 मिनट का होगा ये। और मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम स्लॉट में इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी, फ्यूचर फंड एंड ऑप्शंस एंड सिक्योरिटीज, लैंडिंग और बोरोइंग एसएलबी जैसे कई सेगमेंट में ट्रेडिंग होगी। बीएसई एनएसई ने 20 अक्टूबर को अलग अलग सर्कुलर में ये घोषणा की थी। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात प्रदूषित दिल्ली की, क्योंकि क्या बड़ा सवाल यह है, क्या नाम का था सिर्फ प्रतिबंध? क्योंकि दिल्ली वालों ने जमकर आतिशबाजी की है और दिल्ली का वायु प्रदूषण अब बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज सुबह AQI 350 से पार दर्ज किया गया है, जिसमें आनंद विहार का हाल सबसे खराब रहा है, जहां AQI 395 दर्ज किया गया है। और वहीं अशोक विहार की अगर बात करें तो अशोक विहार में AQI 384, अलीपुर में 350 और बुरारी क्रॉसिंग में 394 AQI दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद खराब स्थिति में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए, ग्रैब 2 लागू है इन दिनों दिल्ली के अंदर, और कहीं ना कहीं लगातार जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके जरिए हम ग्रैब 3 की ओर भी बढ़ रहे हैं। यानी कि जो पाबंदियां हैं वो अब और आगे आने वाले समय में हमें बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और सामने आप अपने टीवी स्क्रीन पर CPCB के आंकड़े देख रहे हैं, जो AQI सुबह 6 बजे का
आपके सामने ग्राफिक के जरिए दिखाया जा रहा है कि रोहिणी 385, वजीरपुर 386, साथ ही साथ ITO 331। तो CPC भी आंकड़े जारी करता रहता है समय समय अनुसार। जहां शादीपुर का आंकड़ा है AQI का 322। तो आप देख रहे हैं कि करीब करीब 350 के आसपास कहीं ना कहीं इस समय भी AQI है और खराब श्रेणी में आता है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि लगातार ग्रैब 2 जो है वो लागू कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से कल दीपावली मनाई गई और आतिशबाजी लगातार बड़े तौर पर की गई, ऐसे में दिल्ली की आबो हवा और खराब होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए, सीधा उनसे अपडेट ले लेते हैं और जानते हैं कि दिल्ली इस समय कितनी बेहाल है। निशांत, आपसे पूछना चाहेंगे कि कल जमकर आतिशबाजी की गई है, नाम का क्या था? सिर्फ प्रतिबंध? क्योंकि इतनी आतिशबाजी हुई और आज बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है AQI। और लगातार जिस तरीके से हम सुबह ऑफिस भी आए तो एक धुंध की चादर हमने देखी, साथ ही साथ बिल्डिंग भी नजर नहीं आ रही थी। देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो ये जो AQI है ये कोई नया नहीं है। हालांकि दिवाली के बाद जिस तरीके से AQI होता है उसमें हमें कमी देखने को ज़रूर मिली है, लेकिन राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से 300 के पार AQI एक तरीके से सामान्य बन चुका है। यानी कि केवल पटाखों पर दोष मढ़ देना उचित नहीं होगा। दोष जो है पूरी तरीके से सरकार की कार्यप्रणाली को दिखाता है। जब आपको पता है कि दिल्ली में आबो हवा कुछ इस तरीके की है तो आपने इसके लिए कोई ठोस इलाज क्यों नहीं ढूंढा है? ग्रैब 1, ग्रैब 2 जैसे तमाम बातें जरूर कही जाती हैं, लेकिन इसको लेकर NGT और कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है। उनका कहना है कि सही तरीके से नियमों का पालन नहीं करवाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता दूं, पिछले 10 दिनों से AQI 300 के पार है। ऐसे में यह कह देना केवल दिवाली से इस पर असर पड़ा है, यह उचित नहीं होगा। जबकि हमने देखा है कि पिछले 10 दिनों से या उससे पहले से ही राजधानी की आबो हवा लगातार खराब होती चली जा रही है। दरअसल जैसे ही ठंड की दस्तक राजधानी दिल्ली में आती है उसका असर यहाँ की हवा पे पड़ने लगता है और दिल्ली सरकार जो तमाम बड़ी घोषणाएं करती है उनकी हकीकत सामने आने लगती है। दिल्ली वासी स्वच्छ पानी और साफ हवा के लिए तरस से जाते हैं और ये एक बार फिर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। निशांत, अगर देखा जाए तो इन दिनों ग्रैब 2 इस वक्त दिल्ली के अंदर लागू है, जिसके तहत कई सारी पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें फिलहाल कोई हम रोक नहीं पा रहे, उसको कम नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि ग्रैब 3 जो है वो भी जल्द ही लागू किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से AQI का लेवल बढ़ता है उसी तरीके से ग्रैब के जो तमाम चरण हैं उनको लागू किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, मेरे पीछे मैं इस समय कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ और रायसीना हिल्स आपको मेरे पीछे नज़र आएगी और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये धुंधला नज़र आ रहा है और ये कह सकते हैं दिल्ली का ही नहीं देश का सबसे पॉश इलाका है। और राष्ट्रपति भवन की हम बात कर रहे हैं, वहां पर प्रदूषण के इस धुंध ने अपने आगोश में इसको पूरी तरीके से लिया हुआ है। ऐसी स्थिति तमाम जगहों पर बन रही है। चूंकि ये खुली हुई जगह है, यहां पर हवा चल रही है तो धुंध थोड़ी साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्थितियां बस से बदतर है उन इलाकों में जहां पर हवा को जो है स्पेस नहीं है और जहां पर प्रदूषण सबसे ज्यादा निकलकर सामने आ रहा है। जैसे कि आनंद विहार, वहां पर कई सारी औद्योगिक इकाइयां हैं, मेट्रो, ट्रेन, बस अड्डे हैं और गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर है। कुछ इसी तरीके से वजीराबाद की स्थिति है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार को इसके लिए कोई ठोस उपाय ढूंढना होगा। केवल बहानेबाजी और आरोप से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सकता। निशांत, देखा जाए तो वायु गुणवत्ता 0 से 50 की जो श्रेणी होती है वो सामान्य श्रेणी में आती है। ऐसे में जब AQI 350 या 400 के करीब पहुंचने वाला हो, कितना जहरीली हवा ये, कितना घातक हो सकता है ये सेहत पर?
देखिए, इससे जो सबसे पहले शिकार बनते हैं वो बुजुर्ग और बच्चे, खासकर जो पहले से दिल के मरीज हैं उनके लिए बेहद खतरनाक आप कह सकते हैं स्तर होता है। इसके अलावा बच्चों पर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डालता है। और अगर बात करें युवाओं की तो तमाम तरह की जो स्किन डिजीज़ हैं वो इसका एक बड़ा कारण है। इसके अलावा भी तमाम तरह की बीमारियों को ये न्योता देता है। और डॉक्टर्स की माने तो ये एक तरीके से गैस चैम्बर में सांस लेने के बराबर है। और राजधानी दिल्ली में लगभग दिल्ली वासियों के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर साल हम इसी स्थिति से गुजरते हैं। और जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जबरदस्ती ये धूम्रपान कराने जैसा है। राजधानी दिल्ली में ना तो पेड़ों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ना जो इलेक्ट्रिक वाहनों की लगातार बात की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली में कई सारी इलेक्ट्रिक बसें जरूर चलाई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने दावे जरूर किए हैं। उन्होंने ड्रोन्स की बात की है कि जहां पॉल्यूटेड एरिया है वहां पर हम ड्रोन के माध्यम से रिसर्च कर रहे हैं। लगभग 13 ड्रोन्स राजधानी दिल्ली में इस समय काम कर रहे हैं। और भी कई तरीके की उनकी तरफ से बात जरूर कही जा रही है, लेकिन धरातल पर उसका असर कितना ये आपके और हमारे सामने है। देखिए, हर साल हम प्रदूषण की समस्या से रूबरू होते हैं, लेकिन उससे पहले दिल्ली सरकार जो हर बार ये दावे करती है कि इस बार प्रदूषण नहीं होगा, तैयारियां पूरी हैं, वो तमाम दावे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आते हैं। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, पाबंदियां कई सारी लग गई हैं। ग्रैब 3 जब लागू होगा तो उसमें और पाबंदियां बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या हमें इस प्रदूषण से, दिल्ली वासियों को इस प्रदूषण से राहत मिलेगी? देखिए, अगर बात की जाए वायु प्रदूषण से तो ये 2 तरीके के हमें उपायों पर ध्यान देना होगा, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से फिलहाल दिल्ली सरकार कदम उठा रही है वो एक शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं, लेकिन ये भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं है। दूसरा लॉन्ग टर्म, क्योंकि सर्दियां हर साल आएंगी, टेम्परेचर हर साल घटेगा, हवा की स्पीड हर साल ऐसी रहेगी। ऐसे में आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जिसमें एक तरीके से केंद्र सरकार के एक तरीका था पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण करना। कहीं ना कहीं जो ट्रकों से होने वाला पॉल्यूशन था वो दिल्ली से बाहर कर दिया गया। कुछ इसी तरीके से आपको उपाय ढूंढने होंगे, खासकर ये जो 3 महीने दिल्ली वासियों के लिए बेहद जो खराब होते हैं, इसमें दिल्ली सरकार की ओर से क्या क्या किया जा सकता है ताकि दिल्ली में रहने वाले लोग जो है वो साफ हवा ले सकें, स्वच्छ पानी का भोग कर सकें, तो शायद राजधानी की तस्वीर बदले। लेकिन केवल बयानबाजी, केवल आरोप प्रत्यारोप की अगर राजनीति रही तो दिल्ली में पिछले 10 साल से लगभग कुछ इसी तरीके की रिपोर्ट मैं कर रहा हूं और आगे भी लगता है कुछ इसी तरीके की रिपोर्ट सामने आएंगी। जी, तो दिल्ली वालों को जब गर्मी आती है तो जल संकट से जूझना पड़ता है, जब गुलाबी ठंड आ जाती है तो गुलाबी ठंड का मज़ा लेने की बजाय AQI का स्तर लगातार गिरता जाता है और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जाता है। हर साल की तस्वीरें निशांत उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कोई ठोस सोल्यूशन जो है वो इसका निकाला जाए। निशांत, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के जवानों ने गुरुवार को अमृतसर जिले के सीमावर्ती इलाके में एक चीन निर्मित ड्रोन बरामद किया है। जी हां, जानकारी के अनुसार BSF इंटेलिजेंस विंग ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया और अमृतसर जिले के भरोपाल गांव से सटे एक खेत से एक ड्रोन बरामद किया गया है। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। इसके अलावा BSF के जवानों ने अमृतसर जिले के धनोई कला गांव के पास एक खेत से एक संदिग्ध हेरोइन का एक पैकेट भी बरामद किया है, जिसका वजन करीब 540 ग्राम था। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC आगामी 11 से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी। इस दौरान JPC के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए कई सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से। आप देखते रहिए नया सवेरा। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना,
कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने ब्रेक से पहले आपको बताया कि ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की, जिसमें कल देश विदेश में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है। जी हां, अमेरिका में दिवाली का जश्न नया नहीं है। बराक ओबामा से लेकर ट्रंप और जो बाइडेन तक सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दिवाली का आयोजन व्हाइट हाउस में किया है। अमेरिका में इस साल दिवाली ऐतिहासिक रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय और आवास व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन किया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। और अयोध्या के बीच करीब 9.5 घंटे का टाइम डिफरेंस जरूर है, लेकिन दीपावली के प्रति उत्साह में कोई फर्क नहीं। जिस तरीके से भारतीय मूल के लोग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग जगह काम करते हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह दीपावली के दिए पूरे अमेरिका को प्रज्वलित करते हैं। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में BAPS स्वामीनारायण मंदिर की ये तस्वीर ग्लोबल दीपावली की एक झलक पेश करती है। भारत में अयोध्या, काशी, मथुरा से होती हुई दिवाली की ये रोशनी अमेरिका और यूरोप तक पहुंचती है। अमेरिकी मिलिट्री बैंड ने दिवाली पर व्हाइट हाउस में ओम जय जगदीश हरे की धुन बजाकर एकता, सौहार्द और सद्भाव के संदेश को आगे बढ़ाया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर बाइडेन द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए। अमेरिका में दिवाली पर कई ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से सजाया गया। इनमें न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने एक भव्य समारोह आयोजित किया। दियों और रंगोली से सजे इस कार्यक्रम में मिस्र, UAE, पुर्तगाल, सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों के राजदूत शामिल हुए। दिवाली का खुमार भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों पर भी छाया रहा। अमेरिकी दूतावास ने इस अवसर पर संगीत और नृत्य का आयोजन किया। जापानी दूतावास में भी दिवाली समारोह आयोजित किया गया। फ्रांस के राजदूत थियरी मथौ ने नई दिल्ली के एक बाजार में मिठाई खरीदने के लिए भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया। इसके अलावा दुनिया के कई नेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली को आस्था और संस्कृति की एक असाधारण सुंदर उत्सव बताते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि त्योहार की रस्में हर तरह से समुदाय की अभिव्यक्ति हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक सार्थक, जीवंत और आनंदमय दिवाली की कामना की। सोशल मीडिया साइट X पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा, आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए शांति, स्वास्थ्य और खुशी लेकर आए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उम्मीद जताई कि दिवाली देश और दुनिया भर में हर घर में सद्भाव, खुशी और समृद्धि लेकर आए। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने दिवाली के अवसर पर द्वीपीय देश के लोगों से एक नए सांस्कृतिक अस्तित्व का निर्माण करने का आग्रह किया, जिसमें करुणा और आलोचनात्मक विचार समाहित हों। स्कॉटलैंड में एक चैरिटी संगठन ने स्कॉटिश संसद में एक रिसेप्शन आयोजित किया, जिसमें स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री जॉन स्वीनी ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो दीपावली का त्योहार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में दिवाली का जश्न मनाया गया था, जिसमें कई लोग शामिल हुए। बिल्कुल, और इस जश्न के दौरान व्हाइट हाउस के सैन्य बैंड ने सनातन धर्मावलंबियों की प्रमुख आरती ओम जय जगदीश हरे भी बजाई। और इस वीडियो को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। गीता गोपीनाथ ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दिवाली के लिए व्हाइट हाउस के मिलिट्री बैंड को ओम जय जगदीश हरे बजाते हुए सुनना अद्भुत था। हैप्पी दिवाली। ये वीडियो आपको दिखाते हैं।
और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पे यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक न्यूज पर देखेंगे दुनिया भर से कुछ खास और अहम खबरें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मैटुला और हाइफा के पास कृषि क्षेत्रों में 7 लोग मारे गए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के हमले की पुष्टि की है, साथ ही बदला लेने की बात भी कही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को कम करने की दिशा में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की। दोनों के बीच हुई बातचीत में ईरान और ईरान समर्थित प्रॉक्सी से खतरा और उसके खतरों से सुरक्षा में इजरायल को अमेरिकी समर्थन पर चर्चा की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को अनदेखा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर जोरदार हमला किया। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की है। अमेरिकी चुनाव से 5 दिन पहले उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने मेडिसन में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए आप लोग मेरे लिए मतदान करें। पूर्वी स्पेन में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 158 हो गई है। बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश में जुटा है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने घोषणा की है कि उसने गुरुवार सुबह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। जापान और अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे नया सवेरा में हमारे एक और खास सेगमेंट की, कारोबार की। दक्षिण भारत में होटलों के मालिक और डेवलपर ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 900 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी में आरंभिक दस्तावेज जमा कराए हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी एथर एनर्जी ने अक्टूबर में 20,000 से ज्यादा वाहनों की थोक बिक्री की, जो उसका अब तक का सर्वाधिक मासिक आंकड़ा है। भारतीय रिफाइनरियों ने यूरोपीय देशों को रिफाइंड कच्चे तेल के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत ने यूरोप को प्रतिदिन 3.60 लाख बैरल रिफाइंड क्रूड का निर्यात किया है। भारत जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। भारत में डेवलपर्स एआई में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म पर भारतीय डेवलपर्स की संख्या 2024 में 28% से बढ़कर 1.7 करोड़ के पार हो गई है। टाटा की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने ईवी व्हीकल्स के लिए JSW के साथ पार्टनरशिप की। भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और सप्लाई चेन के स्थानीयकरण पर जोर दे रही है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक देश में बिकने वाले 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने सऊदी भारत रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निदेशक सेंथिलनाथन ने सेवाओं के निर्यात पर वैश्विक सम्मेलन में कहा कि सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण हुई है, जिससे भारत को विश्व सेवा व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान। साथ ही सेंथिलनाथन ने कहा कि भारत की सेवा निर्यात वृद्धि पर दर विश्व सेवा निर्यात वृद्धि दर से अधिक है और देश ने विश्व सेवा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी में बढ़त हासिल की है। इस परिवर्तन को विनिर्माण से सहयोग मिल रहा है। और अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर चुकी है। तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की कोशिश जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप करने की होगी। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन का कारण ज्यादा टी20 क्रिकेट है। उन्होंने कहा कि टी20 की वजह से भारतीय बल्लेबाजों का डिफेंस कमजोर हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को सीरीज के दूसरे टेस्ट में हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को पारी में 273 रन से हराया। अफ्रीका ने ये श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की। साथ ही इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने की उम्मीद को बरकरार रखा है। अफ्रीकी टीम अब पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर आ गई है। आईपीएल 2025 से पहले होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी हो चुकी है। गुरुवार को सभी 10 फ्रेंचाइजी ने इन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। राजस्थान रॉयल्स ने 6, गुजरात टाइटंस ने 5, पंजाब ने 2, लखनऊ और मुंबई ने 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल को रिटेन किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कप्तान श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया है। केकेआर ने 4 कैप्ड और 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को रिटेन किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सीएसके ने धोनी को बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन किया है। उन्हें 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। भारत के खिलाफ खेले जाने वाले 4 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान हो गया है। साउथ अफ्रीका ने 16 सदस्यीय टीम का चयन किया है। और खेल की खबरों के बाद अब बात करेंगे सिने जगत की तमाम खबरों की। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन आज सिनेमाघरों में देगी दस्तक। कार्तिक आर्यन स्टारर कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया 3 भी आज से सिनेमाघरों में देगी दस्तक। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को होगी रिलीज। सुपरस्टार जूनियर एनटीआर स्टार फिल्म देवरा पार्ट 1 जल्दी ही ओटीटी पर रिलीज होगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म सूबेदार की शूटिंग शुरू हो गई है। अनिल कपूर फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म पुष्पा द रूल का नया पोस्टर जारी किया गया है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन अभिनीत वैटियन 8 नवंबर को प्राइम वीडियो पर होगी स्ट्रीम। वरुण धवन और सामंथा रुथ प्रभु अभिनीत सिटाडेल हनी बनी का प्रीमियर 7 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा रिलीज। और अब जानते हैं मौसम का हाल हमारे खास सेगमेंट मिजाज मौसम में। तमिलनाडु के 15 जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार डिंडुगुल से लेकर अरियालूर तक कई जिले इस बारिश की चपेट में आ सकते हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो आज मौसम यहां साफ रहने वाला है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में जयपुर के तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं आज शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और इसी के साथ आज के इस नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी हमारी सीधा सोमवार को, लेकिन हर बार की तरह जाने से पहले आपको छोड़ के जाएंगे कुछ अद्भुत तस्वीरों के साथ। और ये अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं ऋषिकेश की, जहां ऋषिकेश में विदेशी पर्यटकों द्वारा परमार्थ निकेतन में हुई आरती के साथ। आप इस आरती का आनंद लीजिए, सुबह की शुरुआत करिए चाय की चुस्कियों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का